हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट। मैं बीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे इस वीडियो में, जो है परंपरागत दृष्टिकोण की आलोचना क्या है, इसी के बारे में जानकारी इस वीडियो में देंगे। इस दृष्टिकोण की आलोचना अनेक आधारों पर की गई है। पहला, भारतीय संविधान द्वारा स्थापित संस्थाओं की औपचारिक विवेचना संविधान की गतिशीलता की उपेक्षा करती है। संविधान एक यंत्र मात्र है जिसे दलीय राजनीति से जीवन और रक्त प्राप्त होते हैं। चौथे, आम चुनावों के बाद की घटना ने जिनसे राज्यों में सत्ता के ऊपर कांग्रेस का एकाधिकार समाप्त हो गया। संघीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर राजनीतिक प्रक्रिया के प्रभाव को स्पष्ट रूप से दिखलाया। भारतीय संघ के आधे से अधिक राज्यों में प्रतिद्वंदी और विरोधी विचारधाराओं वाले राजनीतिक दल सत्तारूढ़ हो गए। ऐसी स्थिति आ गई थी कि अगर उस समय केंद्र की संविधान के उन अंशों का संशोधन करने की आवश्यकता होती है जिनके लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता पड़ती है, तो वह ऐसा नहीं कर पाता। स्थिति को देखते हुए पंजाब में अकाली दल और तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने राज्य के लिए स्वायत्तता की मांग भी उठा दी। रिक्कर ने सही कहा है कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की मांगें उस हद तक उठाई जाती है जिस हद तक केंद्र राज्यों के दिलों को नियंत्रित कर पाता है। परंपरागत दृष्टिकोण व्यवस्था के आंतरिक कार्य की उपेक्षा करने के कारण शक्तियों के निर्दिष्ट विभाजन के अंतर्गत होने वाले वास्तविक परिवर्तनों की विवेचना करने में विफल रहता है। यह बिल्कुल संभव है कि परिवर्तनशील वास्तविकताओं की प्रक्रिया के साथ ही केंद्र और राज्यों की अपनी अपनी भूमिकाओं का महत्व भी बदल सकता है। अतः यह आवश्यक है कि केंद्र राज्य संबंधों की गतिशीलता का अध्ययन किए जाए। उदाहरण के तौर पर हक्की और शर्मा दिखलाते हैं कि संसद और सर्वोच्च न्यायालय के मुकाबले केंद्रीय कार्यपालिका के एक अत्यधिक शक्तिशाली संस्था के रूप में उदय के फलस्वरूप संघ के सहकारी प्रकृति के विशिष्ट सिद्धांत जोखिम में पड़ते जा रहे हैं। परंपरागत दृष्टिकोण विवेचना के दोहरे स्तर पर भी जोर देता है और झारखंड या उत्तराखंड राज्य की मांगों जैसे उपराष्ट्रीय उपक्षेत्रीय पहचान की समस्या को नज़रअंदाज कर देता है। अनेक विद्वानों ने जयप्रकाश नारायण का अनुसरण करते हुए
उपक्षेत्रीय निष्ठाओं के अनुकूल छोटे राज्य की मांग के आधार पर छोटी राज्य इकाइयों की वकालत की। इतना ही नहीं, परंपरागत दृष्टिकोण विकास संबंधी नीति की तुलना में भारतीय राजमंत्री की समस्याओं की अवहेलना करता है। संविधान के कल्याणवाद, आर्थिक समृद्धि तथा समानतावाद की चर्चा करते समय वक्त विकासात्मक नीति की व्यवस्था की गई है। एक भूतपूर्व औपनिवेशिक देश में जो आर्थिक तौर पर एक समान रूप से विकसित नहीं है और जहां समाज का बड़ा भाग सामाजिक तौर पर सदियों से तिरस्कृत है, वहां समाज को एक लोकतांत्रिक राज्य या तंत्र में रूपांतरित करने के लिए जोरदार अखिल भारतीय प्रयास आवश्यक था। संघवाद के दृष्टिकोण से भी यह जरूरी था कि ऐसे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की व्यवस्था की जाए जिससे संघ में शामिल राज्य स्वतः विकास कर सके। भारतीय संघ का निर्माण उस समय हुआ था जब वित्तीय संबंधों के महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्वायत्तता के बारे में प्रांतों की कोई मुख्य विचारधारा नहीं थी। विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों के संतुलित विकास के लिए यह आवश्यक था कि केंद्रीय स्तर पर संगठित प्रयास किए जाए। अगर संविधान के निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तुत संघ का पुरातन ढांचा अपनाया होता तो वह 20वीं शताब्दी के मध्य में भारत के ऐतिहासिक यथार्थ से मेल नहीं खा पाता। तमाम उदारवादी दृष्टिकोणों की तरह परंपरागत दृष्टिकोण भी यह मानकर कि आम मूल्य प्रणाली को विशेषकर भारत जैसे संस्कृति के दौरे से गुजरते हुए समाज में सभी स्वीकार करते हैं, संघ के प्रश्नों को वैचारिक प्रश्न के साथ जोड़ने की असफल रहा है। सांप्रदायिक देशों का टुकड़ों में विभाजन और कम्युनिस्ट विद्रोह का विचित्र संदर्भ जो अमेरिका में नहीं था। पूंजीवादी मार्ग के आधार पर सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली केंद्र भी आवश्यक था। अनेक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने भारतीय संघ को सहकारी संघ के रूप में चित्रित किया है। बिर्च के अनुसार सरकारी संघवाद की विशेषताएं हैं। प्रधानों और क्षेत्रीय सरकारों के बीच प्रशासनिक सहयोग की प्रक्रिया, वित्तीय भुगतान के लिए क्षेत्रीय सरकारों की केंद्रीय सरकार पर आंशिक निर्भरता और यह तथ्य कि प्रधान सरकारें अनुदानों के जरिए बहुधा उन मामलों में गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है
जो संविधान के अंतर्गत क्षेत्रीय सरकारों को सौंपे गए हैं। इसका अर्थ यह है कि एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का अनिवार्य परिणाम यह नहीं होता है कि क्षेत्रीय सरकारें कमज़ोर पड़ जाती है। इसी प्रकार का विचार के आर बमवाल ने भी व्यक्त किया है। उनका कहना है कि भारत में सहयोगपूर्ण साझेदारी का संघ संबंध विकसित हो रहा है। यह समकालीन संघवाद की विशेषता है। कार्ल जे फ्रेडरिक के शब्दों में, भारत के सहकारी संघवाद ने एकीकरण और विभेदीकरण दोनों ही दिशाओं में काम किया है। संघ जीवाणु ने संगठित शरीर रचना का रूप ले लिया है, जिसमें विभिन्न अंग संगठित एकता को बनाए रखते हुए अलग अलग कार्य करते हैं। भारतीय संघ ढांचे का झुकाव एक शक्तिशाली केंद्र की ओर है, जिसमें भारतीय संसद को विधायी क्षेत्र में संविधान अधिकार होते हैं तथा केंद्रीय कार्यपालिका को इच्छानुसार राज्यपालों की नियुक्ति के अधिकार होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार ही पद पर रहते हैं तथा केंद्रीय कार्यपालिका के आदेशों का पालन करते हैं। वित्तीय अधिकारों का विभाजन केंद्र के अनुकूल होता है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्तीय बंटवारे होते हैं और सहायता अनुदान दिए जाते हैं। साथ ही एक अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा एक एकल न्यायिक प्रणाली की भी व्यवस्था है। केंद्र के साथ राज्यों की सौदा करने की ताकत आंदोलनों या अन्य कारणों से बढ़ी है। केंद्र सरकार तथा राजस्थान सरकार के संबंधों के एक अध्ययन के अनुसार यह राज्य केंद्र के ऊपर कृषि एवं भूमि सुधारों के मामलों में हावी रहा है। विधान चंद्र राय मंत्रिमंडल के दौरान और 1967 के बाद पश्चिम बंगाल केंद्र के साथ कारगर रूप में सौदाकारी कर सका। उसने केंद्र सरकार पर 1956 में बिहार के साथ अपनी सीमाओं के निर्धारण, दामोदर घाटी निगम की स्थापना और संगठन तथा भूमि सुधारों के कार्यान्वयन के संबंध में जोर डाला। भारतीय संघ के क्रमिक विकास के दौरान राज्यों की संख्या बढ़ी है। इसका प्रारंभिक 1956 में राज्यों के पुनर्गठन से हुआ। भारतीय संसद को राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने के, उन्हें विभाजित करने या नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार है। वर्तमान भारत 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित क्षेत्रों का एक संघ है। संविधान के निर्माताओं ने भारत को एक संघ नहीं कहा क्योंकि वे किसी प्रचलित सिद्धांत या संघ के मॉडल पर निर्भर नहीं
थे। उन्होंने माना कि भारतीय समस्याएं सर्वथा विशिष्ट है और ऐतिहासिक क्रम में अन्य संघों से उसका सामना नहीं हुआ है। टी कृष्णमाचारी का विचार था कि चूंकि संघवाद अस्थिर अर्थ वाली एक निश्चित अवधारणा नहीं है, इसीलिए उस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अन्य संघों में अनुभव के प्रकाश में भारतीय संघ की विशेषताओं का अन्वेषण और चयन करने की नीति अपनाई गई। भीमराव अम्बेडकर खंडित सार्वभौमिकता की कठिनाइयों के कारण संघ शब्दों से बचना चाहते हैं। अमेरिकी गृह युद्ध के सबक ने भारतीय संविधान के निर्माताओं के दिमाग में यह बात बैठा दी थी कि अन्य अविनाशी संघ बनाने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें एवं अपने मित्रों के पास शेयर करें। धन्यवाद।